हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका हम पार्ट फर्स्ट इस वीडियो से पूर्व हम आपके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये बेसिक कंसेप्ट का पार्ट सेकंड है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो बेसिक कंसेप्ट जो थ्री डी का है उनको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस पॉइंट का, तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट यदि आपको क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपके सिलेबस के आधार पर होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको भली भांति आप अध्ययन कर लें। और यदि आपकी पूर्व की क्लासों की बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आपके थ्री के जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये यूट्यूब चैनल आपको सारे वीडियो सिलेबस के आधार पर उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर CCE राज RRC अलवर पर जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो लाइंस हैं, तो यहाँ पर आपके दो आपकी डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो सपोज कीजिए L1 M1 N1 एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, और L2 M2 और N2 आपकी सेकंड जो लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन है। और देन द एंगल थीटा बिटवीन देम, तो एंगल यदि हम निकालना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला है वो आप आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है, आप cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 प्लस M1 सॉरी M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो आसानी से यदि दोनों की डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है या आपको रेखा के समीकरण है आपको पता है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या तो आपको डायरेक्शन कोसाइन, आपको यदि एंगल निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन दिए गए होंगे, या आपको रेखा के समीकरण ज्ञात होंगे। तो ये रेखा के समीकरण दे रखे हैं तो वहाँ से हम कंपैरिजन करके L1 M1 N1 L2 M2 N2 N2 के मान आप निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी एंगल है आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए डायरेक्शन के आधार पर यदि हम देखते हैं कि इफ टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यदि मान लीजिए एंगल मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होंगी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। जैसा कि आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस जो 90 है आपका 0 होता है। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपकी दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर थीटा एंगल आपका 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो कॉस 90 क्या होता है आपका 0 होता है, और 0 होता है तो ये वाली कंडीशन आपकी 0 हो जाएगी। तो आपको आपसे कहा जाता है कि यदि मान लीजिए दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, प्रूव दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनकी डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन आप प्रूव कर दीजिए। हम कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों लाइंस हैं वो आपकी परपेंडिकुलर हैं। इसी प्रकार पैरेलल की बात होती है, तो पैरेलल के लिए आपका कॉस क्या हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू मान लीजिए 0 है तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर L1 इक्वल टू L2 हो जाएगी, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू N2। तो ये पैरेलल की कंडीशन है। आपको ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और यदि पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ रेशो के रूप में भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन N2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो इस पैरेलल की कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। इसी प्रकार यदि हम डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एंगल इन टर्म ऑफ द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। तो ये लाइन जो इक्वेशन होता है उसमें आपकी डायरेक्शन कोसाइन भी होते हैं और डायरेक्शन रेशो भी होते हैं। यदि रेखा में डायरेक्शन रेशो है तो आप कैसे ज्ञात करते हैं एंगलों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी रिलेशन आपको बताया है कि यहाँ पर यदि A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 यहाँ डायरेक्शन कोसाइन है, रेशो है आपके, सॉरी डायरेक्शन रेशो है, तो यहाँ पर इनके बीच जो डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ पर देखिए L का मान ये हो जाएगा आपका, M का मान ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए L1 M1, यहाँ पर ये A1 है B1 C1, ये डायरेक्शन रेशो है।
और इनके करस्पॉन्डिंग यदि डायरेक्शन कोसाइन L1, M1 और N1 है तो L1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपकी, M1 ये हो जाएगा आपका और N1 ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं दोनों एंगल की बात करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि ये वाले एंगल हैं तो इसके लिए जो थीटा का मान है cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा A1 A2 अपॉन रूट सिग्मा A1 स्क्वायर रूट सिग्मा A2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी आपकी, उसके आधार पर आप एंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली, ये तो L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2, यदि ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं तो ये इस वाले फॉर्मूले में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ सिग्मा A1 स्क्वायर मीन्स A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, तो इस प्रकार आप इसको रूट में आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है तो यहाँ पर ये रूट में कंसीडर करेंगे, तो ये वाली कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर L1 इसके आधार पर हम इसको आधारित कर सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है आप इसको ध्यान रखना है कि cos थीटा का मान आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, तो इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो cos थीटा यदि मान लीजिए 90 थीटा 90 है तो आपको ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वही कंडीशन है आपकी, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशनशिप था आपके परपेंडिकुलर के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो है, तो वही कंडीशन यहाँ पर ये 0 था आपका, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। यदि पैरेलल की कंडीशन है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको L1 इक्वल टू L2 ये पैरेलल की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर हम पैरेलल की कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। इसको भी हम लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है, दोनों आपके इक्वल होते हैं, पैरेलल की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं आपके। अब आप बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन गिवन लाइन। प्रोजेक्शन करना है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइंस। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, आपके P और Q मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं आपको, इसका हमने प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपका ये वाली कंडीशन आएगी, इसके पैरेलल में आएगा, देखिए PT इसके पैरेलल में RS आ जाएगा। तो यदि हम 2 लाइन आपको पता है द प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं आपको ऑन ए लाइन AB हुज डायरेक्शन कोसाइन आर LMN। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी जो LMN है, यहाँ पर देखिए LMN आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी जो रेखा है आपकी दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आप पूर्व की भांति आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रोजेक्शन होगा आपका, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आर आप कंसीडर कर सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा जो इस लाइन को कंसीडर करेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि LMN इस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशो क्या है आपके, देखिए डायरेक्शन पॉइंट को मिलाने वाली डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसका हो जाएगा y2 माइनस y1, और इसका हो जाएगा आपका z2 माइनस z1। तो इनकी डायरेक्शन कोसाइन से गुणा करने पर जो रेखा प्राप्त होगी आपकी, वो आप ये प्रोजेक्शन के रूप में निकल के आएगा। तो ये आप आसानी से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसके आधार पर आप इसको ज्ञान कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आप इसमें निर्धारित कर सकते हैं, ये प्रोजेक्शन के रूप में होगा। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पर जो समतल है इसका जनरल इक्वेशन आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं। आपके जनरल इक्वेशन को AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 से डिफाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये कैपिटल A में भी आता है कभी कभार, कैपिटल AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन है आपका, ये 3D का होता है आपका। 3D में जो समतल है आपको उसको आधार से कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, यहाँ पर एक समतल का ज्ञात करना है विच इज पासेज थ्रू द फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरता है। तो यहाँ पर कोई भी समतल यदि मान लीजिए एक से गुजरता है तो यहाँ पर वही कंडीशन निकालेंगे। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन जैसे XYZ मान लीजिए किसी पॉइंट है आपका, और X1 Y1 Z1 मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से गुजरने वाले जो
समतल है वो आपका इस रूप में निकालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो जितने भी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बना रहा हूँ, आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट के जो फॉर्मूला हैं ये आपको मेमोराइज करने हैं दिमाग में। यदि ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप आसानी से वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी प्रकार है आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो नॉर्मल फॉर्म में यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन निकल के आती है, ये नॉर्मल हो जाता है। टेंजेंट जो लाइन होती है आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर की कंडीशन को डिफाइन करेगा, तो ये वाली कंडीशन इसमें निर्धारित हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जितनी भी कंडीशन है आप उसके आधार पर, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म का, यदि डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए एल एम एन है, तो यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। ये अभी आपको मेमोराइज करना है। तो ये आपका मूल बिंदु है, ये नॉर्मल है, ये इस टाइप में रखा हुआ है, ये प्लेन है आपका। तो यहाँ पर ये इसका जो पाथ है आपका उसके आधार पर कंसीडर करेगा। तो यहाँ से ये इसकी जो दूरी है वो पी कहलाएगी, इसमें कंसीडर करेगा। तो इसको नॉर्मल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी के रूप में हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपने पूर्व की क्लासों में आपने भली भांति अध्ययन किया होगा। तो ये कंडीशन हम डिफाइन करेंगे। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंडीशन है, इसको ओरिजिन के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, यदि ये मूल बिंदु है, यानी ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, यानी एन के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पाथ कहलाता है आपका। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एन फ्रॉम द ओरिजिन, यदि ओरिजिन को हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके इस पाथ, ये वाली जो कंडीशन है इसके कोऑर्डिनेट आपके एल पी एम पी एन पी। इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है आपकी एल एम एन, यानी एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी पी है। तो एल पी एम पी और एन पी, इस वाले एन के कोऑर्डिनेट आपके कहलाएंगे। तो एन के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि आपके स्पेयर में कि इसके जो पाथ के इक्वेशन है वो क्या कंसीडर करेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर अंतःखंड रूप जिसको हम कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पर देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये डायग्राम है आपका, एक्स एक्सिस पर काटा गया, देखिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या हो जाएगा ए 0 0, और बी एक्स वाई एक्सिस पर आपका बी हो जाएगा 0 बी 0, और ऐसे ही आपका जेड एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड सी के नाम से है, और 0 बी सॉरी यहाँ पर सी होगा, ठीक है। ये बी को क्रॉस करके यहाँ पर सी 0 0, बी के स्थान पर 0 होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली जो कंडीशन है आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपकी जो कंडीशन है आप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी 0 हो जाएगी, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अंतःखंड रूप में आपके समतल का समीकरण है जो एक्स एक्सिस पर निर्देशीय एक्सिस को ए बी सी पर काटता है। एक्स एक्सिस को ए पे काटता है, वाई एक्सिस को बी पे काटता है, और जेड एक्सिस को सी पे काटता है। तो जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि 0 1 0 जो वो कोऑर्डिनेट आए थे वो एक्स एक्सिस की करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन में कंसीडर करते हैं। तो ये समतल आपको ध्यान रखना है, अंतःखंड के रूप में आपको ये समतल का इक्वेशन है। और यहाँ पर यदि हम नॉर्मल फॉर्म, इसी को यदि हम नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर करना चाहते हैं कि ये मान लीजिए आपका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसको यदि नॉर्मल इस फॉर्म में यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स अपॉन, देखिए इसको हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसमें 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस डी है, और माइनस डी से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर एक्स रहेगा, तो ये एक्स हो जाएगा माइनस के डी अपॉन ए, तो एक्स अपॉन माइनस के डी अपॉन ए। तो ये मान लीजिए कैपिटल है, ये बी है, ये सी है। तो ये वैल्यू आप नॉर्मल जो समतल का समीकरण है उससे हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि अंतःखंड के रूप में यदि आपको गिवन है तो आप आसानी से इसके कोऑर्डिनेट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आप बता सकते हैं कि माइनस डी अपॉन ए, ये स्मॉल ए के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार माइनस डी अपॉन बी, ये स्मॉल बी के स्थान पर हो जाएगा। ये डी माइनस डी अपॉन सी, ये यहाँ पर सी के स्थान पर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सम
एलिमेंट्री को इक्वेशंस हैं, प्रेजेंट डे प्लान कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस का मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं। ये डायग्राम से आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड ये 3D आकृति है। तो एक्स वाई यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जेड इक्वल टू 0। तो ये समतल का समीकरण है आपका, जेड इक्वल टू 0 कह दीजिए या एक्स वाई प्लेन कह लीजिए। तो ये यहाँ पर इस वाली पोजीशन में जेड इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर देखिए वाई और जेड, तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन हो जाएगा, या आप एक्स इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो ये आपके जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं आप उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं आपके देखिए, इसमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आपके होंगे और वाई का जेड का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स और जेड के अकॉर्डिंग देते हैं तो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके जो कोऑर्डिनेट हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो वाई जेड प्लेन के लिए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के लिए जेड हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हम कंसीडर कर सकते हैं तो यहाँ पर वाई जेड 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यहाँ पर इसके पैरेलल यदि हम कंसीडर करते हैं तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एट डिस्टेंस ए। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस है आपका, देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जेड एक्सिस है आपका, इससे ए दूरी पर आपका जो समतल है आपका एक्स इक्वल टू ए होगा। ठीक है, यहाँ पर वाई जेड है तो एक्स की वैल्यू उसमें क्या था 0 था, परंतु डिस्टेंस यदि ए दे रखी है तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि कभी कभार ये यूज कर लिया जाता है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के लिए यदि डिस्टेंस यदि ए है तो एक्स इक्वल टू ए, वाई जेड में क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल टू 0 होगा, परंतु ए दूरी पर है तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए होगा। इसी प्रकार यदि एक्स जेड ले रहे हैं तो वाई इक्वल टू बी होगा, यदि एक्स वाई ले रहे हैं तो जेड इक्वल टू सी होगा। ये सी दूरी पर देखिए, ये ए दूरी पर है, ये बी दूरी पर है, ये वाला जो आएगा आपका उसके आधार पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एंड डिस्टेंस सी, तो ये सी दूरी पर है तो ये वाली जो समतल है आपका इसमें कंसीडर करेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एंगल की बात करते हैं। दो समतल आपको दे रखे हैं तो दोनों समतलों के बीच में जो एंगल होगा आपका, ये नॉर्मल जो जनरल इक्वेशन है आपके समतल के ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0। तो ये दो समतल है आपके, इन दोनों के बीच में देखिए ये वाली जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल आपका थीटा कहलाएगा, ये दोनों समतलों के बीच में है। तो यहाँ पर आप आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू ये डायरेक्शन जो रेशो है उससे भी हमने निकाला था, ये डायरेक्शन रेशो है आपके A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उसके आधार पर भी हमने कंसिडर किया था। तो ये वहाँ भी आपने यूज़ किया है, यहाँ भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन रेशो आपके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वहाँ पर रेखा के करस्पॉन्डिंग था, लाइन के करस्पॉन्डिंग था, तो वो डायरेक्शन रेशो थे। यहाँ पर इसके कोफिशिएंट हैं आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही है आपका, तो इसमें आपको सावधानी रखनी है कि ये डायरेक्शन रेशो नहीं है, तो उसके आधार पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रकार इफ टू गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन वही अप्लाई हो जाएंगी। जैसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार आपका यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो ये पैरेलल की कंडीशन को डिफाइन करेगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो यहाँ पर ये आपका डायग्राम देख रहे हैं आप, डायग्राम से आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये P है, P से डिस्टेंस ये आपकी डिस्टेंस PL कहलाएगी। ठीक है, ये AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 आपका ये समतल है और ये पैरेलल एक लाइन है आपकी। तो इसकी डिस्टेंस यदि हम फॉर्मूला यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि ये नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पर P बिंदु से यदि इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी ये समतल है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, इस समतल पर यानी इस समतल पर P बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, देखिए समतल है आपका, तो यहाँ पर समतल किस बिंदु से डाला है, तो यहाँ पर देखिए AX के स्थान पर AX1 हो जाएगा, तो X के स्थान पर X1 रख दीजिए, Y1 के स्थान पर Y1 और Z के स्थान पर Z1 रख दीजिए। तो रूट A² प्लस B² प्लस C² ये आपके इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम स्फीयर के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव रहता है। रेडियस वगैरह निकालेंगे तो मूल बिंदु से किसी भी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हैं, या गोले के केंद्र से। इस टाइप के सवाल आपके आएंगे तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ द प्लेन इज गिवन इन नॉर्मल फॉर्म, इफ़ द प्लेन इज गिवन इन नॉर्मल फॉर्म, इस फॉर्म में गिवन है, तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन, तो यहाँ पर ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप जानते हैं उसके आधार पर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, जो समतल हैं आपके, ये मान लीजिए दोनों समतल हैं, आपको इसके आधार पर भी एक मान लीजिए ये समतल है आपका, ये दूसरा समतल है, इन दोनों पैरेलल की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स आर d2 माइनस d1, तो ये दोनों सेम है तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएंगे इसकी, देखिए d2 माइनस d1 आएगा, और रूट यहाँ पर देखिए पैरेलल है तो ए बी सी बराबर होंगे, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट यदि दो समतल बराबर होते हैं तो, या पैरेलल होते हैं तो कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस रहता है और इसके कोफिशिएंट पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन को इसमें डिफाइन होगा। कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी परपेंडिकुलर गिवन प्लेन, कोई भी लाइन मान लीजिए किसी भी समतल के परपेंडिकुलर कब होगी, वो कंडीशन इसमें हम डिफाइन करेंगे। तो ये वाली कंडीशन इसमें देखिए, लाइन और आपको समतल, रेखा और समतल आपको गिवन है, ये आपका समतल है, और ये मान लीजिए कोई रेखा है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन एन जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है, यानी कंडीशन यदि हम निकालते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कोई भी रेखा किसी भी समतल के परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का एल एम एन से गुणा कर दीजिए, एक्स के कोफिशिएंट का एल से, प्लस वाई के कोफिशिएंट का एम से, और प्लस जेड के कोफिशिएंट से एन से गुणा करके, यदि ये 0 के बराबर है देन वी से दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आप इसको आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल ऑन दी गिवन प्लेन, परपेंडिकुलर की कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी, और पैरेलल की कंडीशन आपकी ये हो जाएगी। आपने 2-3 बार आपने देख लिया होगा कि इसमें 0 आता है, इसमें ये रेशो के रूप में आता है, पैरेलल की कंडीशन को डिफाइन करेंगे।